मैं आपका टीचर पारस कुमार सिंह आज केमिस्ट्री +1 का सेकेंड यूनिट फर्स्ट लेक्चर लेकर के आपके सामने आया हूँ। आज इसमें हम लोग देखेंगे कुछ थ्योरी वाले पार्ट, और इस थ्योरी को मैं आपको एनिमेशन के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जब तक लोगों को एटॉम्स के बारे में पता नहीं था, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बारे में पता नहीं था, सबसे पहले जब साइंटिफिक युग शुरू हुआ तो सबसे पहले डाल्टन ने ही एटॉमिक थ्योरी दिया। हालांकि इन्होंने कोई मॉडल नहीं दिया था। इन्होंने ये कहा था कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, जिसे एटॉम कहा जाता है। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटॉम्स होते हैं ये सभी एटॉम्स आपस में एक जैसे होते हैं, लेकिन दूसरे एलिमेंट्स के जो एटॉम होते हैं वो आपस में एक जैसे नहीं होते हैं। एटॉम को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटॉम केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, केमिकल रिएक्शन करता है और फिर यह मॉलिक्यूल बनाता है। ये डाल्टन ने कहा था। देखिए स्क्रीन के ऊपर नोट्स आपको नजर आ रहे हैं, मैं इसे आपको समझा रहा हूँ। वीडियो को आप कंप्लीट देखें और फिर जो नोट्स लिखा हुआ है इसे आप देख करके समझ करके अपनी कॉपी में नोट करें। उस समय तक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स किसी भी पार्टिकल्स के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन काफ़ी समय बाद जब कैथोड रे एनोड रे का स्टडी किया गया तो कैथोड रे की स्टडी से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, एनोड रे की स्टडी से प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया। इस तरीके से पाया गया कि किसी भी एटॉम्स के अंदर कई तरह के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, मेसन, एंटी न्यूट्रिनो एक्सेट्रा। लेकिन इन सभी पार्टिकल्स में से सिर्फ 3 पार्टिकल्स के बारे में ये कहा गया कि ये किसी भी एटॉम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि किसी भी एटॉम को आप लेंगे, किसी भी एटॉम को आप देखेंगे, केवल हाइड्रोजन को यदि छोड़ दिया जाए तो हर एक एलिमेंट्स के एटॉम में ये 3 पार्टिकल्स निश्चित रूप से पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कैथोड रे के बारे में मैं आपको बताऊं कि 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर कांच का एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है। इसके अंदर पार्टिकुलर गैस को भरा जाता है। दोनों किनारे पर मेटल के एक एक प्लेट लगे होते हैं और बहुत ही लो प्रेशर पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, जिससे कैथोड से एनोड की ओर एक इनविजिबल लाइट पास होता है, जिसे कि कैथोड रे कहते हैं। इस कैथोड रे से ये पता लगा कि किसी भी एटॉम्स के अंदर निगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। हालांकि बाद में इस निगेटिव पार्टिकल्स का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। तो जे थॉमसन ने कैथोड रे का स्टडी किया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, लेकिन जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया। एस्टोनी नाम के एक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने इस निगेटिव पार्टिकल्स का नाम इलेक्ट्रॉन रखा। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई पड़ रहे हैं कैथोड रे के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कि मैं आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकंड पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं कि दे रोटेट लाइट व्हील, यानी कि आप इस आधार पर ये कह सकते हैं कि कैथोड रे
कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। पहला पॉइंट हो गया, कैथोड रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, द कैथोड रेज आर कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। थर्ड नंबर में, कैथोड रे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि यदि कैथोड रे के बीच में आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता दूँ कि मान लीजिए कि कैथोड रे है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है और उसके पास मैग्नेट का साउथ पोल लाते हैं, तो कैथोड रे उस साउथ पोल से दूर जाती है और यदि नॉर्थ पोल लाते हैं तो यह नॉर्थ पोल की ओर अट्रैक्ट होती है। उसी तरीके से यदि कैथोड रे के रास्ते में आप इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप करते हैं तो कैथोड रे प्लस की ओर अट्रैक्ट होती है और माइनस से दूर जाती है। इस तरीके से एक बात यहाँ पर आप और याद रखेंगे कि जो कैथोड रे है ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और यदि अचानक कैथोड रे को किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल से रोक दिया जाता है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैथोड रे ऑन स्ट्राइकिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट देन इट प्रोड्यूस एक्स-रे। यानी कि कैथोड रे किसी हार्ड मेटल से टकराती है तो टकराने के बाद उससे एक नए टाइप के रेज निकलते हैं जिसे कि एक्स-रे कहा जाता है। कैथोड रे फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है। इसका ठीक उल्टा होता है एनोड रे। एनोड रे की स्टडी से प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ। एनोड रे का स्टडी गोल्डस्टीन ने किया था, जबकि कैथोड रे का स्टडी जे थॉमसन ने किया था। वहाँ पर लगभग ऐसे ही कैरेक्टर होते हैं, लेकिन एनोड रे को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहा जाता है, वह भी स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो लगभग सिमिलर से कैरेक्टर्स होते हैं, आप अपने बुक से भी हेल्प लेंगे। लेकिन वहाँ पर एक्स-रे प्रोड्यूस नहीं होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है, वह गैस को आयनाइज नहीं करता है, एक्सेट्रा। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, दोबारा मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी चैडविक ने किया था। यहाँ पर इसके कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन के सिंबल को ई नेगेटिव से, प्रोटॉन के सिंबल को पी से और न्यूट्रॉन के सिंबल को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया तो सबसे पहली बार जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन्स, एटॉम इज कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स। जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटॉम क्या होता है? एटॉम इज ए स्फीयर ऑफ प्रोटॉन्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। यानी कि यह प्रोटॉन का एक स्फीयर होता है, एक गोला होता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, जिसे कि कई नामों से बोला जाता है, जिसमें एक नाम है वाटरमेलन मॉडल। हालांकि यह जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि जिस समय जे थॉमसन ने यह एटॉमिक मॉडल बनाया था उसी समय रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे कि कहा जाता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। हालांकि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको एक पिक्चर दिखाई पड़ रहा है, इसका भी हम लोग डेमो देखेंगे कि जे थॉमसन रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को
गोल्ड फॉइल के ऊपर स्कैटर्ड किया, इन्होंने पाया कि यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ छोड़े गए, 1000 अल्फा पार्टिकल्स, और क्या हुआ वो आप अपनी नज़रों से देखें। ये मान लीजिए गोल्ड फॉइल है। पहले ये नहीं पता था कि बीच में यहाँ पर प्लस है, वो मैंने आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पर दिखा दिया है। लेकिन स्टार्टिंग में ये नहीं पता था कि एटॉम का जो सेंट्रल पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है। आप यहाँ पर देखेंगे इन्होंने 1000 अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर्ड किया। इन्होंने ये पाया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी रुकावट के गोल्ड फॉइल से पास आउट हो गए, जो अभी आपने देखा। उसके बाद इन्होंने कुछ और भी ऑब्जर्व किए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपना रास्ता बदल लेते हैं, जैसे वो बीच में आता है, बीच में आने से पहले ही अपना रास्ता बदल लेता है। आप गौर से इस एनिमेशन को देखेंगे और फिर इन्होंने देखा कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि बीच में आया और यहीं से टकरा करके वापस लौट गया। यदि पेपर में आपको लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे, when thousands alpha particles scattered on gold foil, then observed following observations। यानी कि जब इन्होंने 1000 अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर्ड किया तो इन्होंने क्या क्या देखा। जो पीछे आपने एनिमेशन देखा था उसी का यह मॉडिफाइड एनिमेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे कि किस तरीके से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स एक साथ गोल्ड फॉइल के ऊपर आते हैं और किस तरीके से टकरा करके इधर उधर बिखरते हैं। ये देख लीजिए, आपने देखा कि कुछ पार्टिकल्स सीधे निकल गए, कुछ दाएं बाएं चले गए और कुछ वापस जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चले गए। एक बार आप फिर देखें, ये देखिए। तो इसी चीज को यहां पर ऑब्जर्वेशन में बताया गया है। नंबर 1 में मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू गोल्ड फॉइल इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सेकंड पॉइंट लिखना है, सम अल्फा पार्टिकल्स चेंज ऑन पाथ विद ए स्मॉल एंड लार्ज एंगल। और थर्ड नंबर में वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक ऑन सेम पाथ। दोबारा देखें, शायद मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। अब आपने एक्सपेरिमेंट लिख लिया, ऑब्जर्वेशन लिख लिया, और एक्चुअली ये जो है ये ऑब्जर्वेशन नहीं, यहाँ पर आपको कंक्लूजन लिखना था। तो कंक्लूजन में भी 3 पॉइंट आएंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वेरियस स्पेस ऑफ एटॉम इज एम्प्टी। नंबर 2 में अकॉर्डिंग टू सेकेंड ऑब्जर्वेशन सेंट्रल पार्ट ऑफ एटॉम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। और थर्ड नंबर में यानी कि तीसरा कंक्लूजन, अकॉर्डिंग टू थर्ड ऑब्जर्वेशन साइज ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ एटॉम इज वेरी वेरी स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटॉम एंड दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटॉम इज नोन एज न्यूक्लियस। आप बुक में इस तरीके से पिक्चर बनाते हैं, यह बना हुआ मिलता है, आप अपने नोट्स में भी इसी तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पर जब रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो उस आधार पर फिर इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिए, जिसे कि कहा जाता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यहाँ पर यह है कि एन एटॉम कंसिस्ट ऑफ ए हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस वेयर ऑल द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। यानी कि एटॉम के बीच वाला जो पार्ट होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, जिसे कि न्यूक्लियस कहते हैं, इसी के अंदर सभी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था
कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है बहुत ही कम होता है कंपेयर देन द साइज ऑफ एटम। इसका मतलब यदि साइज न्यूक्लियस का छोटा है तो वॉल्यूम भी कम होगा, यदि एटम का साइज न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में बड़ा है तो वॉल्यूम भी बड़ा होगा। आप यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। रदरफोर्ड ने जो ये मॉडल दिया, इस मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज काउंटर बैलेंस्ड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने जो मॉडल दिया, इसमें कुछ कमियां आ गई, क्योंकि यहाँ पर वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि व्हेन एनी चार्ज्ड पार्टिकल्स आर मूव देन इट कंटिन्यूसली लॉस एनर्जी, इफ इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी देन इट फाइनली फॉल इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। If electron is fall inside the nucleus, then atom will be destroyed. But actually, atom neither be created nor destroyed. इसलिए ये थ्योरी फेल हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ है, एज पर द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक ए मूविंग इलेक्ट्रॉन शुड कंटिन्यूसली लॉस एनर्जी बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन, consequently it should fall into the nucleus, जो मैंने भी आपको बताया। फिर सेकंड पॉइंट को यदि यहाँ पर देखा जाए, if the electron loss energy continuously the atomic spectrum should be band spectrum but the atomic spectra are line spectra। तो यहाँ पर ये भी, तो चलिए इसके भी एनिमेशन को हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि एक एटॉम है, इसके डॉटेड लाइन जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं यह ऑर्बिट है। हालांकि इन्होंने ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया था, इन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि जो सेंट्रल पार्ट होता है यहाँ पर, इसे न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें सभी पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इसे एनर्जी लूज करना चाहिए, और यदि यह एनर्जी लूज करता है तो यह धीरे धीरे न्यूक्लियस की ओर आएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएंगे और एटॉम डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। देखते हैं, देख लिए कि यदि ऐसा होता तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी कि रदरफोर्ड वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। अब यहाँ पर जरा वेव थ्योरी के बारे में जान लें। वेव थ्योरी के बारे में हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि वेव दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होता है मैकेनिकल वेव। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात कर रहा हूँ। वेव किस तरीके से मूव करते हैं यहाँ पर एक इमेजिन किया गया है, आप जरा देखें और फिर मैं आपको समझाऊंगा। ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को कहा जाता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अब यहाँ पर जो लाइन आपको ऊपर की ओर दिखाई पड़ रहा है इसे क्रेस्ट कहा जाता है, और जो लाइन नीचे की ओर दिखाई पड़ रहा है उसे ट्रफ कहते हैं। जरा एक बार देखें दोबारा, ये ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, अप एंड डाउन मूव कर रहा है, तो इसे कहा जाता है क्रेस्ट एंड ट्रफ। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉरस्पॉन्डिंग क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉरस्पॉन्डिंग ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। यहाँ पर दोबारा एक बार देखें, और जो वेवलेंथ है तो एक तरह का यह लेंथ होता है, डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस का यूनिट आप जानते हैं कि मीटर होता है। और लेंथ को मापने के लिए आप एंगस्ट्रॉम भी यूज करते हैं, पिकोमीटर भी यूज करते हैं, नैनोमीटर भी यूज करते हैं, और सेंटीमीटर और मीटर भी यूज करते हैं। ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितने मीटर, या 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितने मीटर, या 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर होते हैं।
यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स विच पासेस थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर किसी एक निश्चित पॉइंट से जितने भी वेव्स पास होते हैं उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में 1000 वेव्स यदि पास होते हैं तो वहाँ पर ये कहा जाएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1000 पर सेकेंड है, या फिर उसे कहा जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है। हर्ट्ज को Hz से कहा जाता है, या इसको साइकिल पर सेकेंड भी बोला जाता है। टाइम पीरियड t = 1/nu होगा। वेलोसिटी जो आप जानते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ वेव। और वेव नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड्स उसी के क्रम में है कि जो नॉर्मल हाइट है या नॉर्मल डेप्थ होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में डुअल नेचर होते हैं। इसमें वेव और पार्टिकल्स दोनों के नेचर होते हैं। इसमें वेव और पार्टिकल्स दोनों के नेचर होते हैं। यदि पार्टिकल का नेचर होगा तो इसका मूवमेंट इस तरीके से होगा, लेकिन यदि वेव का नेचर होगा तो इसका मूवमेंट इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें वेव और पार्टिकल्स दोनों के नेचर होते हैं। अब यहाँ पर जब कोई भी एटॉम होता है, उस एटॉम के अंदर अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक ऑर्बिट का अपना अलग एनर्जी लेवल होता है। यदि इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है तो वह एटॉम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो उस एटॉम से एनर्जी रिलीज होते हैं, और वह जो एनर्जी रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और फिर हम उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, आपको ऊपर में नजर आ रहा होगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। ये फॉर्मूला जरूर नोट करें। जो हमें वहाँ पर लाइंस दिखाई पड़ते हैं, अभी एनिमेशन में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट से, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। ये जो आपको N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 और N8 एक्सेट्रा जो दिखाया गया है, ये ऑर्बिट नंबर है। यहां पर कहा जाता है कि यदि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की ओर आता है तो एटॉम से रेडिएशंस बाहर निकलते हैं, और उस रेडिएशन का हम स्पेक्ट्रम देखते हैं। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि इफ इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम एनी ऑर्बिट बट इट रीच टू द फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से चले, लेकिन यदि वो फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो उसे लेमन सीरीज, यदि सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है तो बामर सीरीज, थर्ड में आ रहा है तो पासन सीरीज, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री एक्सेट्रा होते हैं। देखिए आप यहाँ पर एनिमेशन, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर सेकंड से फर्स्ट में आया, थर्ड से फर्स्ट में आया, फोर्थ से फर्स्ट में, फिफ्थ से फर्स्ट में, सिक्स से फर्स्ट में, सेवन्थ से फर्स्ट में, या इस तरीके से इन्फिनाइट से भी आ सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में पहुंच रहा है, इसलिए जितने भी लाइंस आपको नजर आ रहे हैं स्पेक्ट्रम के द्वारा, इसे कहा जाता है लेमन सीरीज। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये सबसे छोटी लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, इसे कहा जाता है
फर्स्ट लाइन, इसे कहा जाता है फर्स्ट लाइन। और जो जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट से आती है तो इसे कहा जाता है लिमिट लाइन। तो जो सबसे बड़ी लाइन है इसे लिमिट लाइन कहते हैं, और जो सबसे छोटी लाइन है इसे फर्स्ट लाइन कहते हैं। जो लिमिट लाइन है, जो इन्फिनाइट से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, तो लिमिट लाइन का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, और जो फर्स्ट लाइन है इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। और फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो बामर सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन ये वाला होगा जो थर्ड से सेकेंड में आ रहा है। पासन सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन ये होगा जो फोर्थ से थर्ड में आ रहा है। ये एनर्जी लेवल है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ बात कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि जब लाइट किसी मेटल के सरफेस पर पड़ती है तो उस मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आपका जवाब होगा when light strike on the surface of metal, when light strike on the surface of metal then it emit electrons। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ejection of electrons take place from the surface of metal when light of suitable energy fall on it। ये जरूरी नहीं है कि यदि मेटल के सरफेस पर लाइट पड़े तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही। एक मिनिमम अमाउंट में लाइट जरूर पड़नी चाहिए, उसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड दिस एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। यहाँ पर जो एच नू है यह रेडिएंट एनर्जी है, और एच नू नॉट जो लिखा हुआ है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। यहाँ पर आप एनिमेशन देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ से लाइट यहाँ पर आया और मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू किया। दोबारा देखिए, और फिर आगे देखते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आप अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।